कि 12 ज़ोडिएक साइंस होते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं। कौन से ज़ोडिएक साइंस को कौन से ज्योतिर्लिंग पे जाना चाहिए? जैसे 12 राशियां हैं, हर राशि का एक स्वामी होता है और हर राशि का एक कार्मिक कनेक्शन होता है। कौन सा ज्योतिर्लिंग है मेष राशि के लिए? तो इनके लिए बहुत जरूरी है कि ये सोमनाथ जाकर पूजा जरूर करें। मेष में गुस्सा है, तो वृषभ में क्या आता है? वृषभ राशि अगर देखा जाए तो ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहती। किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, मल्लिकार्जुन, उनके लिए भी यहाँ जाना बहुत शुभ माना जाता है। मिथुन राशि का क्या कार्मिक कनेक्शन होता है? तेज बुद्धि के होने के कारण ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा होती है। अब सारी सृष्टि समय चलाता है और समय को कौन चला रहा है? काल को चलाता है महाकाल, क्योंकि महाकाल एक ऐसी जगह है जहाँ जाकर आप असलियत यानी कि सच्चाई को जान पाए। ज्योतिर्लिंग इतनी पवित्र और पूजनीय जगह है। कर्क राशि वालों को कौन से ज्योतिर्लिंग में जाने से क्या फायदा मिलेगा? तो इन लोगों को ओमकारेश्वर जरूर जाना चाहिए। सिंह राशि वालों को केदारनाथ जरूर जाना चाहिए। अगर किसी पर नेगेटिव एनर्जी है उनके लिए भी भीमा शंकर बहुत ही अच्छा ज्योतिर्लिंग। पितृदोष वालों को भी रामेश्वरम जाने से बहुत रिलीफ मिलेगा। गिरिनेश्वर भक्ति का स्थान है। अगर आप पैसा नहीं रोक पा रहे हैं तो आपको अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लॉकर रखना चाहिए। किसी भी ज्योतिर्लिंग पे जा रहे हैं, ऐसी कौन सी गलती होती है जो बिल्कुल हमें नहीं करनी चाहिए? तिरिश्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट बाबा में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कैसे हैं मैम आप? बिल्कुल बढ़िया। आज मैम ज़ोडिएक साइंस के ऊपर बात करना चाहूँगा। Okay. मैंने आपकी इतनी सारी वीडियोस देखी हैं इंस्टाग्राम पे। आप जो ज़ोडिएक साइंस के कार्मिक कनेक्शंस और उनके अंदर की इतनी सारी बातें बताती हैं जो कोई नॉर्मली बात नहीं करता है, ओके। इनके बारे में बात करना चाहूँगा। लेकिन इसमें हल्का सा एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा कि 12 ज़ोडिएक साइंस होते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं। इनको मैं कनेक्ट करना चाहूँगा हर ज्योतिर्लिंग के साथ, ज़ोडिएक साइंस को, कि कौन से ज़ोडिएक साइंस को कौन से ज्योतिर्लिंग पे जाना चाहिए, कहाँ पे दर्शन करने चाहिए, और जो भी कार्मिक कनेक्शंस है उनसे कैसे रिलीफ पा सकते हैं वहाँ पे जाके। अच्छा अनमोल जी, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। जी। हर राशि का 12 राशियां होती हैं। जी। हर राशि का एक कार्मिक कनेक्शन होता है। Okay. यानी कि एक ऐसा सबक जो उन्हें बार बार सीखना पड़ता है, एक ऐसी गलती जो वो बार बार करते हैं और उस गलती का उन्हें भुगतान भी बार बार करना पड़ता मतलब है। ये जन्म कांड में लिखा हुआ है इनके कि ये गलती करेंगे हाँ, करेंगे। ये गलती करेंगे। Okay. और उस गलती करने से अगर इन्हें बचना चाहिए तो इन्हें खास उस ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर करने चाहिए। इन्हें वहां जाके 100% आराम मिलेगा। कौन सा ज्योतिर्लिंग है मेष राशि के लिए? मेष राशि की अगर मैं बात करूं तो इनका राशि स्वामी है मंगल। तो इनमें एंगर इशू बहुत ज्यादा होता है। एंगर इशू होता है, उतावलापन बहुत ज्यादा होता है। कोई भी अगर इनको डिसरिस्पेक्ट कर दे, हाँ, डिसरिस्पेक्ट कर दे, या फिर इन्हें बहुत जल्दी एक्शन लेना होता है, बिना Okay. सोचे समझे ये एक्शन ले लेंगे। तो इनके लिए बहुत जरूरी है कि ये सोमनाथ जाकर पूजा जरूर करें। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि सोमनाथ जी जो हैं वो चंद्र जी का स्थान है। ओके। हाँ, तो चंद्रमा चंद्र शांति का, हाँ, शांति का चंद्र प्रतीक। शांति का है। बिल्कुल आपने सही पकड़ा। तो जो चंद्र हैं वो इमोशनल बैलेंस रखते हैं, ओके। एंगर इश्यूज को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, सोमनाथ एक और बात है, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में वो लोग भी जा सकते हैं जिनकी मदर को किसी तरह से कोई प्रॉब्लम है, या फिर जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर बैठे हैं, जी। उनके लिए भी सोमनाथ जाना बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। अब मेष राशि वाले सोमनाथ जाएंगे तो इनका सारा कल्याण, गुस्सा शांत हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या उपाय कर सकते हैं? मतलब मेष राशि के एक दो उपाय और जानना चाहूंगा, क्योंकि जैसे आपने बताया इनमें गुस्सा बहुत होता है। हाँ। तो गुस्से को शांत करने के लिए क्या करें? इनकी पर्सनल लाइफ तो इफेक्ट हो ही ना, और अगर कहीं के बॉस हैं या अपनी खुद का बिजनेस भी रन कर रहे हैं तो वहां पे एम्प्लॉयज पे ज्यादा गुस्सा ना करें। मेष राशि वालों का, जैसे कि मैंने आपको बताया अनमोल जी, इनका मंगल इनका स्वामी है। तो मंगल को शांत करने के लिए और पॉजिटिव रखने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा इनको जरूर पढ़ना चाहिए। ओके। इससे इनका मंगल इनको बेनिफिट देगा। मंगलवार के दिन ये गाय को गुड़ भी डाल सकते हैं। ओके। हाँ जी। तो मतलब सिर्फ मंगलवार को इन्हें हनुमान चालीसा पढ़नी है, डेली भी पढ़ सकते हैं? मंगलवार जो है वो मंगल का दिन है, मंगल गुस्से का प्रतीक है। गुस्से का प्रतीक है। वैसे तो कोई भी दिन कर सकते हैं, कर्म है, अच्छे कर्म करेंगे फल मिलेगा। किसी भी दिन करें, मंगल तब भी खुश होंगे। लेकिन मंगलवार जो है वो स्पेशली मंगल का ही दिन माना जाता है। तो अगर उस दिन करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा
अच्छा बेहतर रिजल्ट ओके। मिलेगा। हाँ सोमनाथ के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा। हाँ। सोमनाथ में ऐसा क्या है? मतलब वहाँ पे बहुत सारी मैं रील्स देखी, लोग बाग कहते हैं वहाँ जब दर्शन करते हैं ऐसा लगता है कि प्रभु सामने बैठे हैं। सोमनाथ एक ऐसी जगह है जिसे ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसे हम चंद्र का स्थान बोलते हैं। ओके। यहाँ पर चंद्रमा जी ने शिव की पूजा की थी और अपने श्राप से मुक्ति पाई थी। अच्छा, तो यहाँ जाकर पूजा करने से इनर पीस मिलता है, तभी। आपको दिल का सुकून मिलेगा, इमोशनल बैलेंस होगा आपका, ओके। ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी जाएगा, क्योंकि ये सब अगर हम देखें तो चंद्रमा से कनेक्टेड है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। वृषभ राशि की तरफ चलते हैं मैम। ओके। वृषभ राशि का क्या कार्मिक कनेक्शन होता है? जैसे मेष में गुस्सा है तो वृषभ में क्या आता है? वृषभ राशि अगर देखा जाए तो ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, मतलब बॉक्स के अंदर रहना चाहते हैं। बॉक्स के अंदर रहना चाहते हैं। इन्हें जल्दी से बदलाव पसंद ही नहीं है। इन्हें क्या है, बस हम अपने कंफर्ट जोन में रहे, उससे बाहर हमें कोई ना निकाले। मतलब इनकी तो फिर ग्रोथ भी बहुत कम होती होगी। तो यही इनकी कमजोरी है, चेंजेस को जल्दी से एक्सेप्ट Accept नहीं नहीं करते, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। बहुत जरूरी बहुत बड़ी है। प्रॉब्लम है, मतलब आज के हाँ टाइम में तो खासकर बहुत बड़ी हाँ। प्रॉब्लम है। और वृषभ का राशि स्वामी है शुक्र। ओके। हाँ इनके लिए कौन सा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे जाके इनके ये वाली चीज इनकी हील हो सकती है और ये थोड़ा सा बदलाव अपने अंदर लाना स्टार्ट करें, इसे ग्रो भी कर पाए? ग्रो भी कर पाए। तो इन्हें अगर इनके शुक्र के स्वामी के हिसाब से अगर मैं देखूं तो इन्हें मल्लिका अर्जुन जाना चाहिए, ओके। क्योंकि वहां पर शिव और पार्वती का संगम माना जाता है। Okay. दोनों शक्तियों का वहां पर संगम है, जो इनके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, वहां पर अगर किसी की मैरिज में प्रॉब्लम है, किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, किसी की फैमिली हार्मनी नहीं है, फैमिली डिस्टर्ब्ड है, उनके लिए भी यहाँ जाना बहुत शुभ माना जाता है। मल्लिकार्जुन में। मल्लिकार्जुन, क्योंकि शिव और पार्वती की संगम की जगह है। ओके। तो किसी का अगर प्यार अधूरा रह गया है, या फिर किसी का मैरिज लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है, प्रॉब्लम आ रही है रिलेशनशिप्स में, तो ये बहुत ही अच्छी ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं। आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं। हाँ ओके। और मतलब इसके पीछे की भी कहानी आप थोड़ा बताएं कि कैसे ये ज्योतिर्लिंग है, मतलब यहाँ पे जाके क्या फील होता है? मल्लिकार्जुन में जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सालों से अनबन चल रही है, तो यहाँ ऐसी शक्ति है, शिव और पार्वती का ऐसा संगम है जो आपकी रिश्ते की हर प्रॉब्लम को खत्म करता है। ओके। हाँ, मतलब दोनों के बीच में प्यार बढ़ेगा, झगड़े कम प्यार होंगे। बढ़ेगा, झगड़े कम होंगे, और आप वो फील करेंगे, आप वो एनर्जी, अगर आप गए हैं क्या अनमोल जी वहाँ? नहीं, मैं नहीं गया नहीं, हूँ। अगर आप जाएंगे, और मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि आप जब भी जाएं अपनी वाइफ के साथ जाएं। ओके। तो आप जब भी वहां पर जोड़ा जाता है तो वो एनर्जी फील कर सकते हैं वहां पर। नहीं, मेरे को तो जाना है, और मेरे को मैंने ये सोचा मैं जब भी निकलूंगा 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ करके आऊंगा। जरूर जाइए, जरूर जाइए, बहुत ही अच्छी जगह है, और बहुत 12 सुकून वाली ज्योतिर्लिंग मैंने जगह अभी है। बोला तो इसमें क्वेश्चन भी आता है माइंड में। हाँ। कोई 12 ज्योतिर्लिंग के अगर दर्शन कर ले तो क्या होता है? मतलब कुछ भगवान का एहसास होता है या भगवान का आशीर्वाद मिलता है? ये या मान क्या लीजिए चीज़ कि है? महाकाल की असीम कृपा होती है आप पर, अच्छा। तभी आप ये कर पाते हैं। उसकी मर्जी के बिना आप नहीं कर सकते। जब तक वो आपको नहीं बुलाएगा आप जा ही नहीं सकते। आपने सुना होगा ना, वो बुलाएंगे तो हम दर्शन करने जा सकते हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब उन्होंने बुलाया है, उनकी बहुत कृपा है। और क्या कर सकते हैं वृषभ राशि वाले? वृषभ राशि वालों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। इन्हें एक तो क्या है, सबसे बड़ी बात अगर आप वृषभ राशि वालों की देखेंगे तो अगर सपोज इनमें कोई क्राइसिस या कोई प्रॉब्लम आ गई इनके ऊपर, तो इनको क्या लगता है कि मैं सो जाऊं। अच्छा। इनको क्या लगता है, अगर मैंने प्रॉब्लम को नहीं देखा तो प्रॉब्लम भी मुझे नहीं देखेगी, ये इनका बिलीव रहता है। ओके। और ये ऐसे लोग हैं कि जो तूफान आने पर भी सोने का सोच सकते हैं, जाके सो जाएंगे, या फिर ये खाने का सोच सकते हैं। मतलब केयरलेस कह सकते हैं, या केयरलेस सही वर्ड नहीं होगा इनके लिए? केयरलेस नहीं बोलूंगी मैं। इनको ऐसा होता है कि अगर इनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गई तो इनको प्रॉब्लम से डर नहीं लगता, इनको प्रॉब्लम से आने के बाद के डिस्कम्फर्ट से डर लगता है। कि मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, इनको उस चीज से डर लगता है। ओके। तो इनके लिए कोई घरेलू उपाय भी अगर ये करना चाहें? इनके लिए घरेलू उपाय यही है कि इनको अपने आलस को छोड़ना है। अपने शुक्र को तेज करने के लिए सुबह दही में चीनी डाल के ये जरूर खाएं। मतलब इनका शुक्र कमजोर है इसलिए इनमें ये सारी चीजें हैं। हाँ, इनको शिव भक्ति जरूर करनी चाहिए।
ओके, मिथुन राशि की तरफ चलते हैं। मिथुन राशि का क्या कार्मिक कनेक्शन होता है? मिथुन राशि का जो राशि स्वामी है वो है बुध। ओके, अच्छा, बुध जो है उनको ना बुद्धि का बहुत, ग्रह है। हाँ, बुद्धि से रिलेटेड है। ये लोग बड़ी तेज बुद्धि के होते हैं। अब तेज बुद्धि के होने के कारण ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा होती है, मतलब सोच स्ट्रेस बहुत बहुत कुछ है, ज्यादा, करना कुछ नहीं। एंजाइटी बहुत ज्यादा। अच्छा, और एक खास बात है, इन्हें गॉसिप करना बहुत अच्छा लगता है। ओके, अगर इनको क्राइसिस, इन पे कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उन्हें ये प्रॉब्लम नहीं होती कि प्रॉब्लम आ गई, इन्हें एक्साइटमेंट हो जाती है। कि मैं किसे बताऊं? मैं किसे बताऊं? तो प्रॉब्लम जब आती है, सबसे पहले ये 5 लोगों को कॉल करेंगे, 3 तरह की थ्योरी बनाएंगे, खूब सारी गॉसिप, कहानियां बनाएं। कहानी बनाने में नंबर 1 नहीं, होते हैं। झूठी कहानी है, सच्ची कहानी? कुछ मिला भी लेंगे, अच्छा, कुछ सच्ची बोलेंगे, कुछ कुछ बीच तड़का में, लगा देते हैं हाँ बीच में हाँ। अपना। अच्छा, जैसे ही कोई प्रॉब्लम आएगी तो सबसे पहले इनका दिमाग 5G की तरह चलने लग जाता है, बहुत स्पीड में चलेगा। तुरंत से गूगल खोल लेंगे, ओके, यूट्यूब खोल लेंगे, सारी इंफॉर्मेशन, प्रॉब्लम के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे कि सामने वाले को लेक्चर देने लग जाएंगे। ओके, ये इनकी खासियत होती है। और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले ना मिले, बातें हम पूरी करेंगे, क्योंकि बुध इनका मालिक है। ओके। हाँ। इनको किस ज्योतिर्लिंग के दर्शन सबसे ज्यादा प्रॉफिट देंगे कि इनकी ओवर थिंकिंग खत्म हो जाए? अभी अगर आप देखें, जैसे ये बुध से रूल होते हैं, तो इनमें ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, इनको क्या होता है कि ये समय पर ये कंट्रोल कर सके। मिथुन राशि वाले। मिथुन राशि वाले, तो इन लोगों को महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जरूर जाना चाहिए। ओके, अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि महाकालेश्वर जो है, वहां पे शिव को समय का देवता माना गया है। समय का देवता मतलब, अब सारी सृष्टि समय चलाता है, और समय को कौन चला रहा है? काल को चलाता है महाकाल। तो वहां जाके इनकी एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग कम हो जाती तो है। मतलब साल में एक बार तो इन्हें जाना चाहिए। जरूर जाना चाहिए। ओके। हाँ, जरूर जाना चाहिए, क्योंकि इनका बुध जो है इन्हें हाइपर एक्टिव रखता है। बहुत सारे मल्टीपल थॉट्स इनके दिमाग में एक साथ बॉम्ब करते हैं। इन्हें ही जाना चाहिए, बाकी सब भी जा सकते हैं महाकालेश्वर? बिल्कुल जा सकते हैं। अगर ठीक है। किसी की लाइफ में किसी भी तरह की ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, डिप्रेशन चल रहा है, स्ट्रेस चल रहा है, एंजाइटी चल रहा है, जरूर जा सकते हैं। क्योंकि महाकाल एक ऐसी जगह है जहां जाकर आप असलियत यानी कि सच्चाई को जान पड़ते हैं। ओके, आपको ये एहसास होता है कि दुनिया आपके आने या जाने से रुक नहीं सकती, ना ही आप कुछ कर रहे हो। जो भी कर रहे हैं वो महाकाल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हो गया मैम, ज्योतिर्लिंग पे जाके इनको दर्शन करने ही है। इतने जा रहे हैं, इतने जो टाइम बचा है उसमें ओवर थिंकिंग ना हो इन्हें, तो ये क्या करें? अगर मिथुन राशि वालों को ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस और एंजाइटी से बचना है, तो बहुत जरूरी है कि ये अपने बुध को पॉजिटिव करें। Okay. क्योंकि अगर यही बुध पॉजिटिव हो जाता है तो इनकी बिजनेस ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, इनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़ेगी, इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा आएगी। ओके, अगर यही बुध इनका स्ट्रांग हो जाता है, इनकी डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट हो जाएगी। तो बुध को स्ट्रांग करने के लिए, बुध को पॉजिटिव करने के लिए वेडनेसडे के दिन ये हरी दाल का दान कर सकते हैं। ओके। वेडनेसडे के दिन किन्नरों को खाना खिला सकते हैं। तो इससे इनका स्टेबिलिटी आएगी माइंड में। स्टेबिलिटी, अगर इनका बुध नेगेटिव है तो बुध पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आलसी भी होते हैं? आलसी मैं नहीं बोलूंगी। जनरली बुध जो है वो प्रिंस है। तो कंफ्यूजन कहेंगे हम इसे कि ओवर थिंकिंग की करूं तो करूं क्या, वो करूं करना तो, बहुत है। हाँ, करूं तो करूं क्या, या फिर इनको क्या होता है, करना सब कुछ है और करेंगे कुछ भी नहीं। ओके। हाँ, तो ये सारी चीजें करेंगे तो इनको हेल्प मिलेगी। हेल्प मिलेगी। अगर आप मिथुन राशि का देखें तो ये ड्यूल नेचर के होते हैं। अगर आप देखें तो ये 2 पर्सनालिटी होते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं कि एक तरफ तो अगर इनमें इतना स्ट्रेस होगा कि अपने बाल पकड़ के नोच रहे होंगे, और दूसरी तरफ ये भी सोच रहे होंगे कि आज रात के खाने में मैं क्या खाऊं। तो ये ऐसी पर्सनालिटी होते हैं। मतलब प्रॉब्लम में तो है, लेकिन उसके बाद सुख भी ढूंढ रहे हैं। सुख भी ढूंढ रहे कि हैं। मैं करूं तो करूंगा तो क्या? ये डबल पर्सनालिटी वाले, इनके अंदर 2 तरह के इंसान होते हैं और दोनों ही चुप नहीं रहते, तो इसलिए ओवर थिंकिंग ज्यादा हो ओवर जाती है। थिंकिंग ज्यादा करते हैं, दोनों आपस में बातें करते हैं। बातें करते हैं। तो उससे रिलीफ पाने के लिए इनका महाकालेश्वर जाना बहुत जरूरी है। वैसे मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू ये जरूर बताना चाहती हूँ कि स्थान महत्व नहीं रखता है, श्रद्धा जरूर होनी चाहिए। तो अगर किसी भी ज्योतिर्लिंग जा रहे हैं, ज्योतिर्लिंग इतनी पवित्र और पूजनीय जगह है कि किसी भी ज्योतिर्लिंग जाएंगे आपको वहाँ पर वो एनर्जी का एहसास जरूर होगा। आपको 100% रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा। वहाँ की वाइब्रेशंस इतनी हाई होती हैं कि पहली बात तो ये, आप उस वाइब्रेशंस के संपर्क में आ गए, आधी नेगेटिविटी तो आपकी वहीं हट जाती है। वहीं हट जाती है। और उसके बाद माइंड
को जब आपने शिव जी को सौंप दिया तो फिर चिंता ही किस बात की और है? हर ज्योतिर्लिंग के साथ एक कनेक्शन है, एक एनर्जी का कनेक्शन है, एक प्लैनेट, एक ग्रह का कनेक्शन है। बिल्कुल। इसीलिए ये बोला जाता है कि ये राशि वाले को ये ज्योतिर्लिंग में जाने से ज्यादा फायदा मिलेगा। कर्क राशि वालों को कौन से ज्योतिर्लिंग में जाने से क्या फायदा मिलेगा? अच्छा, कर्क राशि वाले अगर आप देखो तो ये चंद्रमा से रूल होते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। ऐसा होता है कि दूसरों की प्रॉब्लम को भी अपनी प्रॉब्लम समझ लेंगे, रोएंगे धोएंगे, इनका ऐसा हो जाता है क्योंकि चंद्रमा से रूल होते हैं। तो बहुत इमोशंस इनके आते जाते। तो इन लोगों को ओमकारेश्वर जरूर जाना चाहिए। कर्क राशि वालों को? कर्क राशि वालों से उससे क्या, इनको मेंटल पीस मिलता है, ओके। इमोशनल हीलिंग होती है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इनको ओमकारेश्वर में अगर आप ओम देखेंगे, अगर आप ओम का लिखा हुआ भी देखेंगे, तो वो इनर पीस का प्रतीक माना जाता है। जब आप ओम चैंट भी करते हैं तो बहुत ही सुकून मिलता है, पीस मिलता है। तो इसीलिए जब ये लोग ओमकारेश्वर जाते हैं तो इन्हें इमोशनल हीलिंग होती है, इन्हें इमोशनली बहुत सुकून मिलता है। ओके। और घर पे भी क्या क्या कर सकते हैं मम्मी इनर पीस के लिए? इनर पीस के लिए अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चांदी के गिलास में पानी पी सकते हैं। इन्हें चांदनी रात में भी मतलब थोड़ा सा चंद्रमा की रोशनी में ही बैठना चाहिए आई गेस? बिल्कुल बैठना चाहिए, तो उससे भी इनको काफी फायदा होगा। इनमें एक चीज होती है कि नाइट के समय ज्यादा हाइपर एक्टिव भी हो जाते हैं। हाँ, ये नाइट के समय हाइपर एक्टिव रहते हैं। अच्छा, ओवर थिंकिंग भी होती है, इमोशनल भी होते हैं, दिमाग इनका रात के टाइम ज्यादा एक्टिव हो जाता है, बहुत चीजें सोचने लग जाते हैं, तो इन्हें नींद भी सही से नहीं आती है। ओके। सिंह राशि की तरफ चलेंगे मैम। शेर ये शेर कौन से ज्योतिर्लिंग अच्छा, ये की तरफ बहुत जा ही रहा है? अच्छी राशि है, मतलब मुझे पर्सनली ये राशि बहुत पसंद है। इस राशि के ना एक ही प्रॉब्लम है, ये ईगोइस्टिक बहुत होते हैं, ईगो हाँ बहुत ज्यादा होती है। तो इस राशि में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, और इस वजह से जो ज्योतिर्लिंग मैं इनको एडवाइस करूंगी वो है केदारनाथ। ओके। हाँ, क्योंकि केदारनाथ तपस्या का स्थान है। और इनको उसकी तपस्या करने की मुझे गुस्सा ना आए या ईगो ना आए। ईगो ना आए। तो सिंह राशि वालों को केदारनाथ जरूर जाना चाहिए, क्योंकि ये स्थान त्याग और तपस्या का स्थान है। तो यहाँ जाके इनकी ईगो कंट्रोल में आती है। जब इनकी ईगो कंट्रोल में आती है तो ये दुनिया में बहुत ही सही लीडर बनकर निकलते हैं। जिद्दी भी होते हैं, बहुत जिद्दी होते हैं। तो इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि इनका कार्मिक प्योरिफिकेशन हो जाए, बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर कोई सिंह वाला देख रहा है तो उसके लिए ये भी जिद हो सकता है कि मुझे बताया तो मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, हो सकता है, बट इनका वहां जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इनके पिछले कर्मा का इनके पेंडिंग कर्मास होते हैं। हाँ, तो जो ये सिंह राशि में आते हैं और ईगो लेकर आप देखेंगे अगर सिंह राशि वालों को, तो काफी रिलेशनशिप ये अपनी ईगो की वजह से ही पीछे छोड़ चुके होते हैं। ये तो कोई उपाय करेंगे नहीं मैम, जिस हिसाब से हम इनकी ईगो की बात कर रहे हैं। ईगो की बात तो अगर इनकी कोई लव वंस है, इनकी वाइफ हो गई या इनके बच्चे हो गए या किसी का हस्बैंड हो गया, कोई इनसे परेशान हो रहे हैं कि मेरे फादर की ये राशि है, मेरी मदर की ये राशि है, मुझे इनसे अपनी बात मनवानी है, तो ये क्या कर सकते हैं इन लोगों के लिए? अच्छा, इनका राशि स्वामी है सूर्य। तो इनका सबसे बड़ा जो उपाय मैं बताऊंगी वो ये है कि सुबह जल्दी उठें और सूर्य को जल चढ़ाएं। ये सिंह राशि वाले करें? सिंह राशि वाले। इनसे जिनसे काम करवाना है, मान लीजिए कोई कन्या राशि का है, हाँ, और इनके हस्बैंड सिंह राशि वाले हैं और इनके पता है कि मेरे हस्बैंड। अच्छा, आपके पॉडकास्ट के थ्रू मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगी कि किसी भी चीज का रेमेडी का फल ज्यादा तब मिलता है जब वो इंसान खुद से करता है। कोई भी कुंडली या कोई भी प्लैनेट हमारा साथ तभी देता है जब हमारे खुद के कर्मा उनसे बदलते हैं, विद इंटेंशन। तो इनकी ये अवेकनिंग होना बहुत जरूरी है। अगर ये एक बार भी सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो इनका ईगो इतना सेटल हो जाता है कि अगले दिन ये खुद उठकर करने जाएंगे। ओके। अगर इनसे कोई बात मनवानी हो? अगर इनसे कोई बात मनवानी हो तो प्यार से, जिद से नहीं। अच्छा, जिद से ये किसी की नहीं सुनेंगे। सिंह राशि वाले, आपको इनसे कोई बात मनवानी है प्यार से। अगर आप प्यार से बोलेंगे तो ये कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। अच्छा, एक और खास बात है इनको सजने संवरने का बड़ा शौक होता है। अच्छा। मतलब ये इतने ज्यादा इस चीज में होते हैं कि अगर ये रो भी रहे होते ना तो भी आईने में खड़े होकर देखते हैं कि मैं सही लग रहा हूँ, रोते हुए मैं खराब तो नहीं लग रहा हूँ। ओके। हाँ, अगर ऐसा है इनका कि ये किसी पार्टी में भी जाएंगे या किसी शोक सभा में भी मान लीजिए अगर ये जाते हैं, तो ये सबसे पहले अपने बाल देखेंगे, क्या मेरे बाल ठीक लग रहे हैं। मतलब सेल्फ
डाउट इन्हें रहता है थोड़ा सा कि रहता मैं है। सही दिख रहा हूँ नहीं दिख हाँ, रहा हूँ। इन्हें अपनी लुक्स बहुत मैटर करती है। ओके, हाँ, मतलब अगली राशि वाले गुण इनमें आ गए, जैसे कन्या राशि अगली आ रही है कि जिनको लुक्स बहुत मैटर लगते हैं। तो लगते हैं। कन्या राशि का क्या कार्मिक कनेक्शन होता कन्या राशि फिर बुध से ही रूल होती है? है। अच्छा, इनका दिमाग अगर ज्यादा देखा जाए तो परफेक्शन पर चलता है, इन्हें हर चीज सही करने को रहता है। मतलब ये और चीज उसमें ये ओके, इतना एफर्ट डाल देते हैं कि ये खुद को ही भूल जाते हैं। इनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हम हर चीज को सुधार नहीं सकते। सिंगल हर रिश्ते चीज खराब को, होते हैं? हाँ, इनका यही प्रॉब्लम रहता है क्योंकि इनकी अपनी पार्टनर से, लाइफ पार्टनर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है। ओके, लेकिन इनका ये समझना बहुत जरूरी है कि जो वो चाहते हैं हर चीज वैसे नहीं हो सकती है। गुस्से वाले भी होते हैं? हाँ, गुस्से वाले भी होते हैं। ओके, अच्छा, बुध है, अगेन ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, वो सब भी रहेगा इनको। तो कन्या राशि वालों के लिए कौन सा ज्योतिर्लिंग है जहाँ इनको जाना चाहिए? कन्या राशि वालों को भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग जरूर जाना चाहिए क्योंकि ये सेवा का स्थान है। ओके, ये शुद्धिकरण का स्थान है। तो कन्या राशि, शुद्धिकरण में क्यों बोल रही हूँ? अच्छा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर किसी पर नेगेटिव एनर्जी है, उनके लिए भी भीमा शंकर बहुत ही अच्छा ज्योतिर्लिंग है। अच्छा, हाँ, क्योंकि ये शुद्धिकरण का स्थान है, तो वहां जाके किसी भी नेगेटिव एनर्जी से भी आपको छुटकारा मिलता है। तो वहाँ पे मतलब भीमा शंकर में स्पेशली मतलब नेगेटिव एनर्जीज को जिनको फील वहां होता है पे वो शिव भगवान का ऐसा रूप, ऐसा अवतार माना जाता है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी वहां जाकर आपका साथ छोड़ देती है। तो अगर किसी कोई पोजेस्ड है, अगर किसी पर नेगेटिव एनर्जी है, किसी को डिप्रेशन फील हो रहा है या कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी अपने साथ फील होती है, उनके लिए भी ये ज्योतिर्लिंग जाना बहुत ज्यादा पॉजिटिव माना जाता है। ओके, हाँ। वहाँ से कुछ लेके आ सकते हैं वापसी में, क्योंकि मोस्टली ऐसा कहा जाता है कि जब ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए भगवान खुद बैठे हैं, खुद साक्षात हैं कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे दुख को हर लूंगा, तो वहाँ से कुछ लेके आना भी सेफ होता है? अगर आप किसी भी शिव मंदिर में जाएं अनमोल जी, जी, तो भस्म तो जरूर मिलती है। अच्छा, शिव की भस्म जरूर मिलती है, तो वहां पे भी आपको जरूर मिलती है। ओके, हाँ, तो वो लेके आ सकते। बिल्कुल। कन्या राशि वाले और क्या करें अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए? कन्या राशि बुध से रूल होती है, तो जी। अपने बुध को पॉजिटिव रखना इनके लिए बहुत मायने रख। कैसे रख सकते हैं? बुध को पॉजिटिव, वेडनेसडे को हरी दाल का दान करें, पौधों को पानी दें, तो इससे इनका बुध स्ट्रांग होगा। ओके, रिलेशनशिप में सुधार आएगा। हाँ, बिल्कुल। अगर मैं वास्तु के हिसाब से बोलूं तो इन्हें अपना ईस्ट डायरेक्शन जरूर चेक करना चाहिए, अपने घर का ईस्ट राशि डायरेक्शन। वाले। कन्या राशि वालों को अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन में देखना है कि कोई भी लाल रंग की चीज ना हो। अच्छा, वहां पर ज्यादा ये ग्रीन कलर की चीजें रख सकते हैं, उससे भी इनका बुध स्ट्रांग होता है। ओके, ईस्ट कॉर्नर में, ईस्ट की डायरेक्शन में अगर ये पौधे रखते हैं तो कन्या राशि वालों को उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। इनका बुध काफी स्ट्रांग होता है और इन्हें पॉजिटिव रिजल्ट देता है। सुबह उठते ही सबसे पहले ऐसी कौन सी आदत इन्हें अपना लेनी चाहिए कन्या राशि को, जिससे इनका बुद्ध और ज्यादा अच्छा हो जाए? सबसे पहले तो कन्या राशि वालों का एक प्रॉब्लम होता है कि इन्हें रात को अच्छी नींद नहीं आती। ओके, हाँ, तो इनका रात को सही से सोना बहुत ज़रूरी है ताकि ये सुबह जल्दी उठ पाए। अगर कन्या राशि वालों को अगर हम देखें तो ये थोड़े से आलसी भी होते हैं। बुध प्रिंस है तो आराम बहुत पसंद होता और है। ज्ञान बहुत है। हाँ, ज्ञान बहुत है और आराम बहुत पसंद है, हिलना नहीं है। और क्या करें? कन्या राशि वालों को सूर्य को जल नहीं देना, सुबह उठकर पौधों को पानी देना है। अच्छा, सूर्य को हाँ, नहीं देना चाहिए? सूर्य को नहीं देना है, पौधों को पानी देना है। अगर सूर्य को दे रहे, अगर कोई दे रहा होगा, लेते सारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो कोई दे रहा होगा तो वो इसका सोचेगा कि मैं दे रहा हूँ तो क्या इम्पैक्ट हो रहा है इसके लाइफ? देखिए, देने से कोई नुकसान भी नहीं है, बट उसका आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना आप पौधों को पानी दे रहे हैं। ओके, हाँ, आप सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, उससे कोई नुकसान नहीं है, आप एक अच्छा कर्म ही कर रहे हैं। आप सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं तो आप ही का मान बढ़ता है, आप ही की सोसाइटी में आपका स्टेटस बढ़ता है। लेकिन अगर वही चीज आप अपने प्लैनेट के हिसाब से करते हैं, जैसे कि आपका राशि स्वामी बुध है, जी, कन्या राशि वालों का स्वामी बुध बुध होता है। है, अगर ये उस हिसाब से रेमेडी करेंगे तो इनको वही बेनिफिट मल्टीप्लाई होकर मिलना शुरू हो जाता है। मतलब इनको प्लांट लवर होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, तो इनको क्योंकि हील भी कर हाँ, रहे हो। बुध का अगर हम रंग देखें तो हरा होता है, होता है। और वहीं अगर पौधों को आप देखें तो हरे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तुला राशि की तरफ चलते हैं। तराजू दिखाई देता है, ये तोलते रहते हैं कुछ, तो
इनका कार्मिक कनेक्शन आई गेस तोलने से ही रिलेटेड होगा कुछ। अच्छा, ये हाँ, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग राशि है अनमोल जी, और ये राशि रूल की जाती है शुक्र से। ओके। हाँ, तो तुला राशि, स्वामी है इनके। शुक्र स्वामी है इनके। तो तुला राशि वाले अगर आप देखेंगे तो इन्हें सजने संवरने का बड़ा शौक होता है, मटेरियलिस्टिक बहुत होते हैं। अच्छा। हाँ, इन्हें ब्यूटीफुल लगना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि ये शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है। तो शुक्र का आपको सबसे ज्यादा इफेक्ट अपनी इस राशि पर दिखता है, यानी कि तुला राशि पर। हाँ, तो तुला राशि के लिए अगर मैं सबसे बेस्ट ज्योतिर्लिंग बोलूं जो इनको जाना चाहिए, वो है काशी विश्वनाथ। ओके। हाँ, तो इनमें प्रॉब्लम क्या होती है, मतलब इनके साथ जैसे इसमें बताया सजने संवरने का इन्हें बहुत शौक होता है, खुद को वेल मेंटेन रखना बहुत, तो कार्मिक कनेक्शन क्या है? कार्मिक कनेक्शन इसका ये है कि ये अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं इनमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग कम होती है। मटेरियलिस्टिक बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा परफ्यूम लगाना, अच्छे कपड़े डालना, सुंदर लगना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग से दूर हो जाते हैं। अब मैं काशी विश्वनाथ यहाँ पर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तुला राशि वाले, क्योंकि इन चीजों में यानी कि ब्यूटी और मटेरियलिस्टिक चीजों में इतना ज्यादा अपना टाइम गवा देते हैं कि ये भगवान की तरफ सोच ही नहीं पाते, इन्हें वो वक्त ही नहीं मिलता मोहमाया में आ जाते हाँ, हैं। तो काशी विश्वनाथ जो है वो मोक्ष का द्वार माना जाता है। ओके। हाँ, तो वहां जाके इनकी जो एनर्जी है वो बैलेंस हो पाती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आती है इनमें। ओके, तो मतलब इनको वहां पे जाके इस चीज की रियलिटी होगी कि सिर्फ यही नहीं है, दुनिया में बहुत कुछ है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने अनमोल जी, बिल्कुल सही। और क्या करना चाहिए तुला राशि वालों को अपने आप को मेंटेन रखने के लिए? मतलब मेंटेन तो बहुत रख रहे हैं, मतलब हाँ। स्पिरिचुअली मेंटेन रखने के लिए क्या करना चाहिए? स्पिरिचुअली मेंटेन करने के लिए देखिए, इनको अपने शुक्र को थोड़ा सा, मतलब अगर ये सफेद चीज बहुत ज्यादा ग्रहण करते हैं तो इनका शुक्र जो है बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। ओके। तो कहीं ना कहीं इनको अपने शुक्र, देखिए अगर मटेरियलिस्टिक जाना है तो शुक्र इनको ऑलरेडी दे रहा है, उसमें वो कमी नहीं रखेगा। अगर इनका शुक्र पॉजिटिव है तो इन्हें बहुत ज्यादा इस चीजों में डालेगा। बट स्पिरिचुअल होने के लिए इन्हें थोड़ा सा अपने गुरु को भी ध्यान में रखना होगा। हाँ। ओके। और क्या उपाय कर सकते हैं तुला राशि वाले? तुला राशि वालों को सुबह उठकर शिव भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए। अच्छा। हाँ, इन्हें गणेश जी की पूजा भी बहुत फलित होगी। अगर ये लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो इन्हें धन प्राप्ति तो बहुत ही मिलती है, क्योंकि शुक्र इनके स्वामी है। शुक्र इनके स्वामी हैं और शुक्र जो है वो लक्ष्मी जी से खुश होते हैं। ओके। हाँ, वृश्चिक राशि की तरफ चलते हैं, इनका क्या कार्मिक कनेक्शन होता है? अच्छा, वृश्चिक राशि बहुत ही अच्छी राशि नहीं बोलूंगी मैं, थोड़ी सी डेंजरस राशि भी मानी जाती है क्योंकि ये बहुत सीक्रेटिव राशि होती है। इनके पास मंगल और राहु दोनों की एनर्जी होती है। मंगल जो है इनको एक्सेस में गुस्सा देता है और राहु इनको स्ट्रैटेजिक बना देता है, इनको काफी सीक्रेटिव कर देता है। गुन्ना हाँ, सही पकड़ा आपने अनमोल जी, इनको हम गुन्ना कह सकते हैं। तो वृश्चिक राशि वाले अक्सर, बहुत से लोग इन्हें खतरनाक भी मानते हैं कि चुपचाप बैठे रहे, जबकि ऐसा होता नहीं है। ये बहुत लॉयल भी होते हैं, सच्चाई का साथ देते हैं। इन पर कोई मुसीबत आ जाए तो स्ट्रांगली खड़े रहते हैं। तो इनकी खासियत भी बहुत ज्यादा है। पर जैसे मैंने आपको बोला कि इनके पास मंगल और राहु दोनों की एनर्जी है, तो जो ज्योतिर्लिंग इन्हें जाना चाहिए वो है त्र्यंबकेश्वर। ओके। हाँ, क्योंकि त्र्यंबकेश्वर में गंगा जी का आगम हुआ है। ओके, तो वहां पे जाने के बाद मतलब ये दर्शन करके आ जाएंगे तो इनको अपने अंदर क्या चेंज देखने को मिलेगा इंस्टेंटली? सबसे पहले तो जो इनके अंदर मंगल की वजह से एंगर इशू होता है वो इनको थोड़ा कम मिलेगा। राहु की वजह से जो इनकी लाइफ में डार्कनेस होती है वो हटेगी। क्योंकि राहु कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में डार्कनेस को रखता है। राहु पैसा भी तो देता है। राहु पैसा देता है, लेकिन ये वो राशि है जो अपने लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल और दुख देख चुकी होती है। ये ऑलरेडी इतनी परेशानी देख चुकी होती है कि और कोई दुख इन्हें बड़ा लगता ही नहीं। एड़ी घिस घिस के आए हैं। हाँ, एड़ी घिस घिस के आए हैं, ये वो राशि है। अगर मैं बोलूं तो सबसे ज्यादा तकलीफ ये राशि पाती है। ओके। क्योंकि इसमें मंगल और राहु की एनर्जी का कॉम्बिनेशन है। अगर किसी की भी कुंडली में काल सर्प दोष चल रहा है या फिर राहु दोष चल रहा है या फिर किसी भी तरह की डार्कनेस है जी, उनके लिए मैं त्र्यंबकेश्वर जरूर रिकमेंड करूंगी कि उन्हें जरूर जाना चाहिए। तो ये नहीं है कि सिर्फ वृश्चिक राशि वालों को जाना चाहिए, काल सर्प दोष वाले भी वहां जा सकते हैं, राहु दोष वाले भी वहां जा सकते हैं। सबको रिलीफ मिलेगा। सबको रिलीफ मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों को तो खास मिलेगा क्योंकि उनके एंगर इश्यूज पे उन्हें
काम करने को मिलेगा, उनके एंगर इश्यूज सेटल होंगे। जी, और क्या क्या कर सकते हैं? घरेलू उपाय भी थोड़े जानना चाहूंगा मैं इनके लिए, जिससे। अच्छा, इनके लिए सबसे जरूरी है कि इन्हें अपने राहु को शांत रखना बहुत जरूरी है। ओके। तो राहु को शांत करने के लिए ये चांदी के गिलास में पानी जरूर पिएं। ओके। हाँ, अगर ये जैसे नहाने जाते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि अपने घर का बाथरूम, क्योंकि घर में अगर मैं वास्तु के हिसाब से बोलूँ तो बाथरूम राहु की एनर्जी होता है। ओके। तो अगर इन्हें अपने घर का बाथरूम पहले तो साफ रखना चाहिए। दूसरा, अगर ये खुद से साफ कर सके तो भी इनका राहु इन्हें उतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगा। वृश्चिक राशि वालों की एक और खास बात है अनमोल जी, ये अपनी लाइफ में ज्यादा परेशान इस वजह से नहीं रहते हैं कि इनकी लाइफ में दुख है, ज्यादा परेशान ये इसलिए रहते हैं कि जल्दी से औरों को माफ नहीं करते, लेट गो नहीं करते, मूव ऑन नहीं करते। किसी एक ने अगर इनको धोखा दे दिया तो ये उस चीज को अपने अंदर सीक्रेटिवली अपने अंदर बिठा कर मतलब रखते उसको हैं। बोलते रहेंगे मेरे अंदर नहीं है, लेकिन इनके अंदर होगा। लेकिन बोझ तो खुद के अंदर है, तो तकलीफ भी ये खुद को ही दे रहे हैं। ओके। नुकसान इनका ही हो रहा है। तो बहुत जरूरी है कि ये लेट गो करें, फॉरगिव करें। धनु राशि मैम, धनु राशि का क्या कार्मिक कनेक्शन होता है? किस चीज से सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं ये लोग? अच्छा, धनु राशि वाले अगर आप देखेंगे तो ये गुरु से रूल होते हैं, इनका जो राशि स्वामी है वो गुरु है। अच्छा, इन्हें किसी भी तरह की कमिटमेंट पसंद नहीं है, इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। ओके। हाँ, इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। इन्हें लगता है कि इन्हें फ्रीडम मिल जाए, बट इनके लिए ये जानना, ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है धनु राशि वालों के लिए कि कमिटमेंट या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ग्रोथ लाती है। मतलब इनको फ्री हैंड काम करना ज्यादा पसंद फ्री है। हैंड काम करना ज़्यादा पसंद है, बट इनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ फ्रीडम नहीं, जिम्मेदारियां भी आपकी ग्रोथ करती हैं। बिल्कुल। तो धनु राशि के लिए अगर मैं ज्योतिर्लिंग बोलूं अनमोल जी, तो इनके लिए वैद्यनाथ धाम है। अच्छा। और वो इसीलिए है क्योंकि वहाँ शिव को वैद्य माना जाता है, यानी कि पूजनीय माना जाता Healing। है। हाँ, तो गुरु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो सबसे बेस्ट रेमेडी है वो है शिव की पूजा, और गुरु तो इनके राशि स्वामी है। तो दोनों तरफ से इफेक्ट मिलेगा। दोनों तरफ से नया इफेक्ट मिलेगा। ओके। जिम्मेदारियां भी लेना शुरू कर देंगे। जिम्मेदारियां, इनका मेन रेमेडी जिम्मेदारियां लेना है। जिम्मेदारियां लेना है। अगर जिम्मेदारियां लेंगे तो अपने आप आगे इन्हें बढ़ेंगे। लगता है कि फ्रीडम मिल जाए तो हमारी ग्रोथ पक्की है, बट ये इनका गलत सोच हो जाती है। मतलब कहीं ना कहीं वही कहते हैं ना, हमारा कोई ग्रह खराब होता है तो हमें वही चीज करने से रोकता है। तो इनको वही चीज करने से रोकता है कि हाँ, तुम तो इन्हें ये जिम्मेदारियां जानना लो। बहुत जरूरी है कि दोनों चीजें साथ में चलती हैं। ओके। अगर आपकी फ्रीडम है तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाएंगे, तो दोनों चीजें आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जाएंगी, आपको सक्सेसफुल बनाएंगी लाइफ में। और क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में? धनु राशि, इनका राशि लॉर्ड जो है वो गुरु है। तो थर्सडे के दिन, अब थर्सडे जो है वो गुरुवार यानी कि गुरु का वार है, जी। तो उस दिन इन्हें पीले लड्डू दान करने चाहिए। अच्छा। हाँ, पीले वस्त्र ग्रहण करें, उससे भी इनका गुरु स्ट्रांग होगा। अपने गुरु की सेवा करें, रिस्पेक्ट करें, जिसको गुरु मानते हैं, जिसे गुरु मानते हैं, उससे भी इनका गुरु स्ट्रांग होगा, पॉजिटिव के पॉजिटिव दर्शन तो डेली करने ही है। करने ही है। उससे देखिए, शिव जी की पूजा से तो इनका गुरु स्ट्रांग होगा ही होगा। हाँ, मकर राशि की तरफ चलते हैं। अगर हम बात करें मकर राशि की, तो मैं इसके साथ साथ कुंभ राशि को भी जोड़ना चाहती हूँ। अच्छा। क्योंकि दोनों राशियां जो हैं वो शनि से रूल की जाती हैं। दोनों राशियों के यानी कि मकर और कुंभ राशि के जो ग्रह स्वामी हैं वो शनि आ जाते हैं। ओके। अब शनि के उसमें आपको क्या जरूरी हो जाता है? आपके अंदर धैर्य होना बहुत जरूरी हो जाता है, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। शनि आपसे हार्डवर्क मांगते हैं, ये तो सबको पता है, मेहनत मांगते हैं, पेशेंस मांगते हैं, क्योंकि आपके रिजल्ट डिलेड होते हैं। तो अगर मकर राशि वालों के लिए मैं बोलूं तो अगर उनकी लाइफ में किसी भी तरह का डिले है, या उनके करियर में उनको प्रॉब्लम आ रही है, या फिर उनकी कुंडली में 7.5 या फिर शनि की ढैया चल रही है, तो सबसे बेस्ट है कि मकर राशि वाले नागेश्वर धाम जरूर जाएं। अच्छा। हाँ, क्योंकि नागेश्वर धाम जो है वो धैर्य का प्रतीक है। यानी वो आपको पेशेंस रखना सिखाता है। वहां जाकर अगर आप पूजा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर पेशेंस को लेकर आते हैं, आप धैर्य सीखते हैं, मतलब जल्दबाजी इनके अंदर कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। क्योंकि शनि आपसे मांगता ही यही है, शनि आपका स्वामी है, वो टीच कर रहा है, वो आपसे यही चाहता है
कि मैं तुझे रिजल्ट लेट दूंगा ले- और तुझे इंतजार करना होगा। अब क्या होता है, जब इंसान गिव अप कर देता है, उसको इंतजार पसंद नहीं है, तो उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। शनि बोलता है मैं दूंगा, तुझे बहुत दूंगा, पर तुझे इंतजार करना है, तब तक तुझे हार्डवर्क भी करते रहना है। तू हार्डवर्क छोड़ देगा तो मैं नहीं ये दूंगा। परेशान हो जाते हैं इस चीज तो से। यही चीज इन्हें नागेश्वर धाम जाके प्राप्त होती है। कुंभ राशि वालों के लिए कौन सा रहेगा मैम? कुंभ राशि वालों के लिए रामेश्वरम है। अच्छा, वो मैं इसीलिए बोल रही हूँ रामेश्वरम। एक तो हाँ, रामेश्वरम ऐसे लोग भी जा सकते हैं जिनकी कुंडली में पितृदोष है। अच्छा, पितृदोष वालों को भी रामेश्वरम जाने से बहुत रिलीफ मिलेगा, क्योंकि ये राम जी की वो जगह है जहाँ पर उन्होंने शिव की पूजा की थी। तो यहाँ पर जाने से पितृदोष भी हटता है, और यहाँ पर जाने से कुंभ राशि वालों का कार्मिक क्लेंजिंग होता है, यानी कि जो पिछले जन्म के कार्मिक बर्डन्स हैं वो क्लियर होते हैं। ओके। जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो क्लियर होते हैं रामेश्वरम जाने से। ओके। मीन राशि, लास्ट राशि। अच्छा, मीन राशि जो है बड़ी प्यारी राशि है, बहुत ही डेलिकेट राशि मानी जाती है। मीन राशि रूल की जाती है अगेन गुरु से। ओके। हाँ, मीन राशि वालों को जनरली अपनी लाइफ में इन्हें एस्केपिज्म से बचना है, यानी कि ये कोई भी क्राइसिस या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये निकलने का सोचते हैं। ओके। हाँ, इन्हें लगता है कि हम यहाँ से हट जाएं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जबकि ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। हाँ, तो इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा, ये बहुत ओवर सैक्रिफाइस भी करते हैं। ओके। वो भी इन्हें नहीं करना चाहिए। तो मीन राशि वालों को जिस ज्योतिर्लिंग में जाने से सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा वो है गिरिनेश्वर। ओके। हाँ, क्योंकि गिरिनेश्वर भक्ति का स्थान है। और गुरु क्या मांगता है? भक्ति। मेरी भक्ति में आ जाओ, मैं तुम्हें हर चीज दे दूंगा। गुरु भक्ति मांगता है। तो जब आप भक्ति करते हैं, जब आप वहां जाके पूजा करते हैं, तो आपका गुरु आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। बिल्कुल बिल्कुल। जिस सुंदरता से आपने समझाया है 12 ज्योतिर्लिंग और कार्मिक कनेक्शन, मतलब मेरे व्यूअर्स तक तो सारी बातें पहुंच गई होंगी। और इसी बात पे एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हमारे चैनल को, लाइक भी कर दीजिएगा, और जो भी क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर कुछ भी कंफ्यूजन है हम उसका आंसर देंगे। मैम, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, 12 ज्योतिर्लिंग हमने डिस्कस करे, अब अगर हम यहाँ पे जा रहे हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान भी रखना चाहिए? किसी भी ज्योतिर्लिंग पे जा रहे हैं तो हमें वहाँ पे वो चीज़ ऐसी कौन सी जो बिल्कुल नहीं करनी, जिससे भगवान हमसे गुस्सा भी हो सकते हैं? हम जा अपने भले के रहे हैं, उनके आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, लेकिन हम जाने अनजाने में उनके ही बच्चे हैं, कभी कुछ गलती कर दें, तो ऐसी कौन सी गलतियाँ होती है जो बिल्कुल हमें नहीं करनी चाहिए? अनमोल जी, बहुत ही सुंदर सवाल है, और पॉडकास्ट के शुरू होते ही शायद मैंने इसका जिक्र भी आपके साथ किया था कि स्थान मैटर नहीं करता है, श्रद्धा मैटर करती है। आपके दिल में कितनी श्रद्धा है। तो किसी भी धार्मिक स्थल में हम जाते हैं, सबसे पहले जो मायने रखता है वो है हमारी पवित्रता। और यहाँ मैं बाहरी पवित्रता की बात नहीं कर रही, यहाँ मैं अंदर की पवित्रता की बात कर रही हूँ। बहुत जरूरी है कि हमारा मन शुद्ध हो। बिल्कुल, मतलब उस राह पे निकलने से पहले अंदर की राह पे निकल के उस चीज को क्लीन कर देना चाहिए। आपके अंदर कोई भी ऐसी चीज है जो दुनियादारी से रिलेटेड है, मान लीजिए अभी जैसे मैंने वृश्चिक राशि वालों के लिए बोला कि मूव ऑन नहीं करते, मन में दिल में किसी के लिए भी ग्रज अगर रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर ही वो कार्मिक बर्डन है। तो बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप किसी धार्मिक स्थल पे जा रहे हैं तो आप ये चीज़ें पीछे छोड़ कर जाइए। ओके। ऐसी कौन सी चीज़ें जो इन 12 ज्योतिर्लिंग से हम जाएं तो हमें जरूर लेके आना चाहिए? भस्म आपने बताया, लेकिन मेरी ऑफ कैमरा बात भी हो रही थी, आपने 10 ज्योतिर्लिंग्स के आपने दर्शन कर रखे हैं, सो वहाँ से ऐसी कौन सा आशीर्वाद है? एक तो भगवान का आशीर्वाद सबसे बड़ा है ही, बट एक वहाँ से याद के तौर पे हमें क्या चीज़ लेके आनी चाहिए जो हमारे घर में एज अ वास्तु भी वर्क करे और हमारी जीवन को बहुत लाइट बना दे? अच्छा, आपने जो सवाल किया है इससे मैं एग्री नहीं करती अनमोल जी। क्यों? क्योंकि देखिए, आप किसी भी अगर धार्मिक स्थान पे जाते हैं, चाहे आप ज्योतिर्लिंग में ही जाते हैं, वहां जाके आपका भगवान के साथ वो जो जगह होती है उसकी एनर्जी इतनी पवित्र और इतनी हाई एनर्जी होती है कि आपकी सोल यानी कि आपकी आत्मा भगवान से डायरेक्ट कनेक्ट करती है। ओके। तो मेरा मानना है कि आपका कनेक्शन सोल से होना चाहिए। अगर आप वहां से कोई भी चीज खरीद कर लाते हैं, मान लीजिए मैंने बहुत से लोगों को देखा है धार्मिक स्थल पर जाते हैं, छोटी छोटी मूर्तियां लेकर आते हैं, उसको आके अपने घर पर रखते हैं, फिर उन्हीं मूर्तियों को सही से संभालते नहीं हैं,
अब जो भी चीज वो लेकर आ रहे हैं वो हर चीज एक एनर्जी कैरी करती है। अब यहाँ पे मैं वास्तु का टिप देना चाहूंगी। जी। हर चीज जब एक एनर्जी कैरी करती है तो जब आपके घर में बहुत सारी एनर्जीज एक साथ हो जाती हैं तो वो भी नेगेटिव रिजल्ट देने लग जाती है। तो बहुत जरूरी है कि आप किसी भी धार्मिक स्थान पर जा रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप अपने साथ कौन सी चीज लेकर आ रहे हैं। ये जरूरी है कि आप वहां जाके अपनी सोल को या अपनी आत्मा को क्या बेनिफिट दे पा रहे हैं, कितना हील करके आया, कितना आपके अंदर इनर पीस आया है, कितना आपका कार्मिक क्लियरेंस हो रहा है, यानी कि आपका कार्मिक बर्डन कम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वहां से भी कोई चीज लेके आए तो उसकी या तो ढंग से देखभाल करिए। हाँ देखिए, आप ला सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हर चीज एक एनर्जी कैरी करती है। आप जितनी चीजें अपने घर के अंदर लाकर रखेंगे, पहले तो ये बहुत जरूरी है कि उनमें से किसी भी एक चीज का निरादर ना हो। करेक्ट। आपके घर में उस चीज का आदर हो। आदर हो। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि बहुत सी मूर्तियां हर धार्मिक स्थल से लेकर आएंगे और बहुत बार मैंने देखा है कि वही मूर्तियां बाद में पीपल के पेड़ के नीचे पड़ी होती, तो कहीं ना कहीं हम उसका अनादर कर रहे हैं। इससे एक क्वेश्चन आया मेरे माइंड में, जैसे बहुत सारी मूर्तियां लेके आते हैं घर पे, भगवान की पसंद आ जाते हैं कई बार देख के कि यार ये मेरे पास होने चाहिए, ऐसे भगवान मैं अपने मन में मानता हूँ तो ये मेरे मंदिर में भी होने चाहिए, लेकिन एक ही भगवान की दो दो तीन तीन मूर्तियां होती हैं मंदिर में, मतलब थोड़ा वास्तु का क्वेश्चन आ जाएगा ये, तो ये रखना ठीक होता है? बिल्कुल नहीं। एक ही भगवान की एक से ज्यादा मूर्ति आपके पूजा वाले स्थान में नहीं होनी चाहिए। ओके। आप एक बात सोचिए, अगर मैंने अपने मंदिर में 10 मूर्तियां रखी हैं जी। और मैं 10 भगवान की पूजा कर रही हूँ, मेरे ऊपर कभी भी कोई प्रॉब्लम या मुसीबत आती है और मैं बोलती हूँ भगवान मेरी मदद करो, तो भगवान भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन से वाले नीचे आकर मेरी मदद करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप एक भगवान जिनका नाम लेते हैं उनसे आप कनेक्ट कर पाए। ओके। तो अगर आप बहुत सारी एनर्जी से कनेक्ट करोगे तो आप एक से भी नहीं कर पाओगे, तो किसी एक एनर्जी के साथ आपका डायरेक्ट कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। एक का हाथ थामे और चलते चले जाए। तो ये बहुत जरूरी है कि आपने जिसका हाथ थामा है उसी का ही थामे रखे, क्योंकि वो आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। बट मैं डर लगता है कि मेरे लिए गणेश जी भी प्रिय हैं, मेरे लिए शिव जी भी प्रिय हैं, मेरे लिए पार्वती जी भी प्रिय हैं, मेरे लिए लक्ष्मी जी भी चाहिए। अब मैं एक का हाथ थामूंगा तो वो नाराज तो नहीं होंगे? देखिए, अभी इसका मैं बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपको देती हूँ। अब जैसे लक्ष्मी जी हैं जी, बहुत से लोग लक्ष्मी जी को पूजा करते हैं और बहुत से लोग राधे माँ की पूजा करते हैं जी। अब बहुत से लोगों को लगता होगा मैं तो लक्ष्मी जी की, तो मैं राधे माँ का नाम लूं कि नहीं लूं, और बहुतों को लगता होगा मैं तो राधे माँ का करता हूं तो मैं लक्ष्मी जी का नाम लूं कि नहीं लूं। अब यहाँ पे मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि राधे माँ लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। तो हमारे अंदर ये जो कंफ्यूजन है कि हम शिव भगवान का नाम लें या फिर हम हनुमान जी का, तो हनुमान जी भी तो शिव जी का ही रूप है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से भगवान का कौन से रूप की पूजा कर रहे हैं, फर्क पड़ता है आपकी श्रद्धा से, आप कितनी श्रद्धा से उनको याद कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी लक्ष्मी माँ की बात कही तो थोड़ी सी लक्ष्मी जी की बात करना चाहूंगा कि सबको लक्ष्मी जी चाहिए, और लक्ष्मी जी मंदिर में तो स्थापित कर लिए, उनको अपने वॉलेट और पर्स में भी चाहिए कि मेरे तिजोरियों में भी रहनी चाहिए। तो उनके लिए क्या बेसिक उपाय कर सकते हैं जिनका रिजल्ट हो, क्योंकि आज के टाइम में उपाय बहुत चल रहे हैं इंस्टाग्राम पे बहुत, और मतलब कुछ उपाय तो मैं भी सुनता हूँ तो मुझे लगता है ये सच्ची में मतलब ये पॉसिबल है या नहीं है। तो आप बताएं कि ऑथेंटिक उपाय क्या हो सकते हैं? देखिए, लक्ष्मी जी सबको चाहिए जी, और लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए हर इंसान अलग अलग तरीके से रेमेडीज भी कर रहा है, पैसे भी खर्च करता है, पंडितों को भी खुश करता है। लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल रेमेडी बताऊंगी जो कोई भी अपने घर में बड़े आराम से कर सकता है, प्लीज। और 100% लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न भी होंगी। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए, या तो आप हर शाम को, शाम मतलब जब सुबह और रात का मिलन होता है, तो हर संध्या काल के समय आपको किसी भी मिट्टी के दिया ले लीजिए या आप कांच का दिया ले लीजिए, आपको उसमें कपूर जलाना है। ओके। कपूर जलाने के बाद आपको उसमें 9 लौंग एक एक करके डालने हैं। जब आप डाल रहे हैं तब आपको बोलना है ओम त्रीम स्वाहा। ओम त्रीम स्वाहा। ये माँ कामाख्या देवी जी का मंत्र है। और ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आपके घर में सपोज हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो कोई बोलता है वाओ,
तो वो वाव भी किसी का किस एनर्जी से हमारे तक आया है, वो एनर्जी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये बहुत मैटर करता है, ओके, जिसे हम बोलते हैं नजर लग नजर गई। लगना। तो अगर आप ये हर दिन करते हैं तो जी। आपके घर पर किसी की भी नजर नहीं लगती। ओके, हाँ, यहाँ मैं बात नेगेटिव एनर्जी की नहीं कर रही, वो तो है, लेकिन आपका चलता हुआ काम नहीं रुकेगा। चलता हुआ काम नहीं रुकेगा, किसी की भी नजर आपको अफेक्ट नहीं और अगर करेगी, किसी को लगी हुई है किसी के घर में तो इससे उतर भी जाएगी। उतरेगी ओके, 100%। और इसका आप नियम ना बांधे, आपको लगता है आज आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप नियम ना बांधे, कोशिश करें कि आप हर रोज कर पाए। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, ये तो आपने बुरी नजर हटाने के लिए ये किया बचने के कि लिए कर आपके लिया। घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी ना रहे। जी। उसके बाद लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए क्या करना है, उसके बाद लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए आप श्री शुक्तम का पाठ करें। ओके, आप रोज नहीं कर सकते हैं तो आप शुक्रवार के दिन करें, क्योंकि शुक्रवार माँ लक्ष्मी जी का वार सुबह होता है। शाम रात कब? शाम को, संध्या काल, जब आपने ये 9 लौंग किए उसके बाद आपको, क्योंकि आपने पहले सारे ब्लॉक्स हटा दिए, उसके बाद आपको लक्ष्मी जी को बुलाना है। ओके, हाँ, मतलब तो पाठ करने से लक्ष्मी जी आ जाएंगी। आप डायरेक्ट उनको बुला रहे हैं। श्री शुक्तम लक्ष्मी जी का इतना प्योर मंत्र है, इतना प्योर फॉर्म है कि आप उन्हें डायरेक्ट अपने पास बुला रहे हैं। मतलब लॉकर वगैरह में कुछ नहीं रखना है मैम, लौंग इलायची। देखिए, आप जहां साक्षात आप उनको आवाज लगा रहे हैं, वो माँ है, जी। माँ अपने बच्चे की आवाज सुन के क्यों नहीं आएगी, और आप उनको प्योरेस्ट फॉर्म में याद कर रही हैं। मंत्र जाप, कोई भी मंत्र जाप जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म होता है। मैम श्री शुक्तम का पाठ आप कह रही हैं तो इसको हर कोई पढ़ नहीं सकता इसलिए, बिल्कुल तो सही। कैसे करना चाहिए इसको, मतलब थोड़ा राइट एजुकेट आप कर देंगी ऑडियंस को, क्योंकि सब लोग करेंगे मुझे पता है, लेकिन एक थोड़ा सा और पता चल जाएगा कि इसके नियम क्या हैं, क्या कानून है, तो एक बार बताइए प्लीज। देखिए, श्री शुक्तम का पाठ आपको संध्या काल में करना है। जब आप कर रहे हैं तो आपको अपने मंदिर में बैठकर करना है, आपके घर के मंदिर में। आसन पे बैठ के या चेयर पे बैठ के? आसन पर बैठकर आपको करना है। जब आप मंदिर के सामने बैठे हैं, आपका जो भी आसन होगा आपको उस पर बैठकर घी का दिया जलाना है। ओके, उसके बाद आपको श्री शुक्तम का पाठ करना है। ये संस्कृत में है, अगर आप नहीं कर सकते तो यूट्यूब पे आपको इसकी वीडियोस मिलेंगी, ओके, आप उस पे लगाकर भी आपको सिर्फ माँ का ध्यान करना है। आप सुन भी लीजिए, ये इतना पावरफुल लक्ष्मी जी का मंत्र है कि ये आपको रिजल्ट देगा ही देगा। लक्ष्मी जी आएंगी ही आएंगी। मतलब जो लोग सुबह उठ के भजन चलाते हैं घर में, अगर वो उसके साथ साथ पाठ भी चला देंगे तो वारे नारे हो सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन हाँ, उसमें ये है कि ध्यान आपका उस मंत्र में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आपने मंत्र लगाया और आप काम कुछ और कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कौन सा मंत्र है जो सुबह उठ के घर में चलाना चाहिए, इससे सारी नकारात्मक ऊर्जा घर से निकल जाए? गायत्री मंत्र ओके, सबसे, अगर मैं बोलूं कि जिससे नेगेटिव ऊर्जा निकल जाती है, और बहुत ही सिंपल मंत्र है जिसे लेने का कोई नुकसान भी नहीं होता है, हर कोई कर सकता है। हर कोई कर सकता है। क्योंकि जनरली अगर हम मंत्र में जाते हैं तो बहुत से ऐसे मंत्र भी होते हैं, बीच मंत्र वगैरह, जो हमें नेगेटिव भी रिजल्ट देते हैं अगर हम उन्हें सही तरीके से नहीं करते हैं। लेकिन गायत्री मंत्र ऐसा मंत्र है जिसमें, या फिर आप ओम नमः शिवाय भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर किसी को पैसे की ज़रूरत है, मतलब बिजनेसमैन है, हमेशा पैसे की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि कहीं से आ रहा है कहीं जा रहा है, माल खरीदना है, बेचना है, तो ये लोग पैसे को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं कि इनकी डील्स रुके ना? कई बार एकदम होता है काम बिल्कुल स्लो हो गया। इसमें मैं वास्तु का बड़ा अच्छा उपाय दूंगी जी। घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन चेक कीजिए, ओके, वहां पर क्या रखा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में, अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में लक्ष्मी आ रही है लेकिन रुक नहीं रही, किसी ना किसी वजह से वो जा रही है, तो घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन को चेक करना है। घर के सेंटर में खड़े हो जाइए, हाथ में आप कंपास खोलिए और आप देखिए आपके घर का साउथ वेस्ट डायरेक्शन किस तरफ आ रहा है, वहां पर आपने क्या रखा है। क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन एक ऐसी डायरेक्शन है जहां पे हम जो भी चीज रखेंगे वो मल्टीप्लाई हो जाती है। ओके। हाँ, आप जूते रखेंगे तो आपके घर में नए और जूते आएंगे। तो मतलब मेरे हिसाब से लॉकर बनाना चाहिए वहां पे, यही बात, पैसे हाँ, डबल हो जाए। डबल हो जाए। अगर आप पैसा नहीं रोक पा रहे हैं तो आपको अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लॉकर रखना चाहिए। उसमें आप पैसा रखिए, चांदी के कुछ सिक्के रख सकते हैं अपने लॉकर में, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। देखिए आपका पैसा कैसे मल्टीप्लाई होता है। ओके, हाँ, और भी अच्छा अगर मैं इससे और ऊपर का बताऊं तो आप एक पीले रंग का फूलदान, पीले रंग का, ये वास्तु का उपाय है, ये भी आप अपने साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए। पैसे की कमी कभी नहीं होगी। अच्छा, हाँ, कभी नहीं होगी। लाइव फ्लावर्स और डमी फ्लावर्स?
आप डमी फ्लावर्स भी रख सकते हैं, लेकिन जो फूलदान है वो पीले रंग का होना वो चाहिए। पीले रंग का, वो चाहे पीले पीले रंग कांच का हो, चाहे हाँ, पीले किसी भी चीज का हो। उसमें आप सफेद रंग के फूल लगा के रख सकते हैं। ओके, हाँ, बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा। नीले फूल नहीं होने चाहिए, उसमें आप सफेद रंग के फूल लगा के रख सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए, और जो आपने ज्योतिर्लिंग के बारे में जितनी बातें बताई, कार्मिक कनेक्शंस के बारे में जितनी बताई, उससे मेरे को तो बहुत सीखने को मिला, और मुझे इतना यकीन है कि उससे ज़्यादा मेरी ऑडियंस को सीखने को मिला होगा। वेलकम, थैंक यू सो बहुत मच शुक्रिया। अनमोल जी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके पॉडकास्ट में आकर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई भी क्वेश्चन है, मैं कहता हूँ ये मत सोचिएगा कि हमें कोई जज करेगा अगर हम यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बहुत बेसिक क्वेश्चंस का ही बहुत वेलकम है, और बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चंस का ही वेलकम है, आंसर हम देंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।